नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर ब्रजेश खेर श्रीनाथ इंस्टीट्यूट से। आज हम चर्चा करेंगे विचारक कौटिल्य पर। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कौटिल्य के विचार न केवल सिर्फ एक विषय तक सीमित हैं, बल्कि उनके विचारों को शिक्षा जगत के अंतर्गत आज भी हम इतिहास में भी पढ़ते हैं। धर्म पर आधारित उनके विचारों को धर्मशास्त्र में पढ़ते हैं, दर्शन पर आधारित उनके विचारों को दर्शन शास्त्र में पढ़ते हैं, राजनीति पर आधारित उनके विचारों को राजनीति विज्ञान के अंतर्गत पढ़ते हैं, संस्कृत पर आधारित उनके विचारों को संस्कृत साहित्य में पढ़ा जाता है, वहीं प्रशासन पर आधारित उनके विचारों को लोक प्रशासन के अंतर्गत पढ़ते हैं। लेकिन आज हम चर्चा करेंगे कौटिल्य के विचार राजनीति विज्ञान पर, यानी कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौटिल्य का स्थान कहां पर है। जैसा कि एक विचारक के रूप में राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौटिल्य का स्थान कहां पर आता है, इस बात को यदि हम देखें तो राजनीति विज्ञान के अंतर्गत विचारकों को हम मुख्यतः 3 कालखंड में विभाजित कर सकते हैं। प्राचीन काल के राजनीतिक विचारक, मध्यकालीन राजनीतिक विचारक और आधुनिक कालीन राजनीतिक विचारक। यदि प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल को भी 2 आधार पर डिवाइड किया जा सकता है। प्राचीन कालीन राजनीतिक विचारक के अंतर्गत एक भारतीय राजनीतिक विचारक और एक यूरोपियन राजनीतिक विचारक। भारतीय राजनीतिक विचारक के अंतर्गत हम आज देखेंगे कौटिल्य को। कौटिल्य ने राजनीति विज्ञान के अंतर्गत उन कौन कौन से एस्पेक्ट पर अपने विचार प्रस्तुत किए, आज हम विस्तृत रूप से परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के को दृष्टिकोण रखते हुए आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत कौटिल्य ने जिन बिंदुओं पर अपने विचार प्रस्तुत किए, उनमें हम देखें, सबसे पहले हम कौटिल्य का परिचय देख लेंगे और परिचय के साथ ही कौटिल्य की एक प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक के बारे में भी हम विस्तृत रूप से जानने का प्रयास करेंगे। उसका नाम है अर्थशास्त्र। कौटिल्य ने जो अपने विचार राजनीति विज्ञान के अंतर्गत प्रस्तुत किए, उसमें सबसे पहले उन्होंने बताया कि एक राष्ट्र या एक राज्य की स्थापना किस आधार पर होना चाहिए, पहले किस प्रकार के राज्य थे या किस प्रकार की व्यवस्था थी, उस व्यवस्था को परिवर्तित करके एक राज्य की स्थापना की बात कौटिल्य करते हैं। तो उनके राज्य की स्थापना के लिए वह कौन से सिद्धांत की बात करते हैं, वो 7 सिद्धांत के आधार पर एक राज्य के निर्माण की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। तो हम राज्य के अंतर्गत सप्तांग सिद्धांत को देखेंगे। एक राज्य के सुसंचालित व्यवस्था के लिए राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा के क्या गुण होना चाहिए, राजा की आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए और एक राजा के कार्य क्या होना चाहिए, और राजा के अधीन मंत्री परिषद किस प्रकार की और कितने मंत्रियों की परिषद होना चाहिए, उनका
चयन किस आधार पर किया जाना चाहिए और उनके कार्यों का विभाजन किस आधार पर किया जाना चाहिए, कौटिल्य ने इस संदर्भ में विस्तृत रूप से व्याख्या की है। उसको हम यह सिलसिलेवार देखने का प्रयास करेंगे। उसके अतिरिक्त हम देखें कि कौटिल्य ने एक राष्ट्र के लिए, एक राज्य के लिए व्यवस्थाओं की बात की है। तो कौटिल्य एक राष्ट्र या राज्य के लिए जो व्यवस्था की बात करता है उसमें न्याय व्यवस्था, यानी कि कितने प्रकार की न्याय व्यवस्था को कौटिल्य अपनाने की बात करता है, कितने प्रकार के न्यायालय होना चाहिए उसकी बात करता है। दूसरी, विधायी निर्माण, कानून निर्माण किस प्रकार से होना चाहिए, मंत्री परिषद उत्तरदायी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। उसके अलावा सुरक्षा की बात करता है। सुरक्षा के लिए कौटिल्य का मानना है कि सुरक्षा के लिए किस प्रकार की सुरक्षा व्यवस्था होना चाहिए, उसकी सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए दुर्ग कितने प्रकार के होना चाहिए, सेना कितने प्रकार की होना चाहिए, युद्ध के प्रकार कौटिल्य ने बताए 3 प्रकार के युद्ध की बात करता है, 6 प्रकार की सेना की बात करता है। और उसके अतिरिक्त कौटिल्य कहता है कि जो दुर्ग है वो 4 प्रकार के दुर्ग एक राष्ट्र और प्रजा की सुरक्षा के लिए आवश्यक बताता है। तो उसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। उसके अलावा वैदेशिक संबंध की बात करता है। तो वैदेशिक संबंध के अंतर्गत वह 4 प्रकार के उपाय बताता है, उनको हम देखेंगे। उपाय के अतिरिक्त कुछ वैदेशिक संबंध स्थापित करने के लिए संधियां की बात करता है। तो 6 प्रकार की संधि की व्याख्या कौटिल्य ने एक राष्ट्र के लिए, उसकी सुरक्षा के लिए अनिवार्य बताई है। उसे वो कहता है षटगुण नीति। तो षटगुण नीति को हम यहाँ पर देखेंगे। पड़ोसी राज्यों से मित्रता और शत्रुता के आधार पर कौटिल्य ने मंडल सिद्धांत दिया, जिसमें वृहद मंडल के अनुसार 12 राज्यों की व्याख्या की गई है और 4 समूह बताए हैं। उसको भी हम यहाँ पर विस्तृत देखने का प्रयास करेंगे। इसके अतिरिक्त कौटिल्य ने एक राज्य के लिए कोष व्यवस्था किस प्रकार की हो, कर संग्रह की व्यवस्था किस प्रकार की हो और प्रजा का हित ही राजा का सर्वोपरि ध्येय होता है, इसके संदर्भ में कौटिल्य ने अपने विचार इसमें प्रस्तुत किए। उसको हम सिलसिलेवार एक एक करके अब देखने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात कर लें। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? सबसे पहले इस बात की बात करें। कौटिल्य का अर्थशास्त्र का जो विषय है वह है राजनीति विज्ञान, राजनीति प्लस शासन कला। नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन यह पुस्तक लिखी गई राजनीति और शासन कला प्रबंध पर। अर्थशास्त्र किस काल में कौटिल्य ने लिखा था? तो इसका जो काल समय है यह एक निर्धारित नहीं है, लेकिन सर्वाधिक मान्यता चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के समय इसका माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो 3री शताब्दी यानी कि 321 से 321 ईस्वी पूर्व के बीच इसकी रचना की गई। यह सर्वाधिक मान्यता इस संदर्भ में शास्त्रों में और ग्रंथों में मिलती है। इसके अतिरिक्त यदि अर्थशास्त्र की बात करें
तो अर्थशास्त्र पूर्णतः जो लिखा गया था उसकी जो भाषा थी वह संस्कृत भाषा थी। तो संस्कृत में यह लिखा गया। यदि शैली की बात करें कि किस शैली में, तो हम जानते हैं कि जो पूरा अर्थशास्त्र है उसमें 6000 श्लोक समाहित है, जो पद्य शैली से भी है, और उनकी व्याख्या जो की गई वो गद्य शैली में भी हमें मिलती है। तो इसकी शैली इसमें जो प्रयुक्त की गई वो पद्य और गद्य दोनों प्रकार की शैली का इसमें प्रयोग हमें मिलता है। किसी भी विषय के अध्ययन के लिए कई प्रकार की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग के आधार पर उसका अध्ययन किया जाता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी अध्ययन पद्धति का प्रयोग किया गया। उसमें मुख्यतः 2 अध्ययन पद्धति इसके अंतर्गत हमें प्राप्त होती है, या 2 अध्ययन पद्धति का प्रयोग अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने किया था। तो अध्ययन पद्धति की बात करें, एक प्रयुक्त की थी ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति, और दूसरी अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति। ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति और अनुभूति मूलक अध्ययन पद्धति। दो प्रकार की अध्ययन पद्धति का प्रयोग अर्थशास्त्र में मिलता है। इसका जो विषय प्रधान है, विषय प्रधान यानी कि यह किस विषय की प्रधानता इसमें प्राप्त होती है या मिलती है, तो यह विषय जो है वह दंड नीति पर आधारित है। अर्थशास्त्र दंड नीति पर आधारित है। अब ये दंड नीति माने क्या? प्राचीन राजनीतिक विज्ञान को दंड नीति के नाम से भी जाना जाता है। वही दंड नीति के साथ इसमें शासन और प्रशासन, शासन कला और प्रशासन का भी उल्लेख इसमें मिलता है, और उसी पर ही यह पूर्णतः आधारित है। यदि पूरे अर्थशास्त्र की बात करें तो इसमें अधिकरण की संख्या 15 है, अध्याय में 150 है, विषय इसके अंतर्गत 180 है, और पूरे अर्थशास्त्र में श्लोकों की संख्या 6000 है। पूरी पुस्तक अर्थशास्त्र जो है किस लिए विख्यात है? पूरी पुस्तक अर्थशास्त्र व्यवहारिक प्रशासन के लिए विख्यात है। व्यवहारिक प्रशासन की बात इसमें मुख्य रूप से की गई है। और यदि इस पुस्तक का पूरा मूल भाव देखा जाए तो इस पुस्तक का जो मेन जो भाव है, मूल भाव, यह मूल भाव जन कल्याण आधारित है। तो इसका मूल भाव को हम कह सकते हैं कि जन कल्याण पर आधारित अर्थशास्त्र व्यवहारिक प्रशासन पर लिखा गया संस्कृत भाषा में, जिसके अंतर्गत अधिकरण 15 में बटा हुआ है, और अध्याय 150 और विषय 180 और 6000 श्लोकों से यह पूर्णतः समाहित है। तो मूल भाव इसका जन कल्याण। पर आधारित है। अब यदि इस पुस्तक के बारे में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो आज भी यह प्रासंगिक है। दूसरा,
इस पुस्तक की जो पूरी पांडुलिपि प्राप्त हुई वो 1904 में स्वामी भट्ट के द्वारा मैसूर में स्थित ओरिएंटल रिसर्च लाइब्रेरी के जो प्रमुख रहे हैं आर श्याम शास्त्री को ये सौंपी गई। श्याम शास्त्री के द्वारा इसे 1909 में प्रकाशित करवाया गया और इसका अंग्रेजी अनुवाद 1915 में हुआ और अंग्रेजी अनुवाद के बाद ही मैकियावली की द प्रिंस पुस्तक से इसकी तुलना की जाने लगी। तो इस आधार पर अर्थशास्त्र पुस्तक के संदर्भ में हम ये समझ सकते हैं। सबसे पहले हम देखें कौटिल्य का परिचय। परिचय के अंतर्गत यदि बात करें कि कौटिल्य का जन्म कहां पर हुआ था, तो कौटिल्य का जन्म तक्षशिला में हुआ था। अब यदि तक्षशिला की बात करें तो तक्षशिला वर्तमान में कहां अवस्थित है और उस समय तक्षशिला किसका भाग था। तो जब जन्म हुआ था उस समय अखंड भारत में ही तक्षशिला अवस्थित था, लेकिन वर्तमान में तक्षशिला अफगानिस्तान में स्थित है। कौटिल्य को कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे विष्णुगुप्त, दूसरा नाम चाणक्य, तीसरा कौटिल्य के नाम से भी उन्हें संबोधित किया जाता है। कौटिल्य की यदि शिक्षा की बात करें तो कौटिल्य की शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय में हुई थी। नालंदा वर्तमान में बिहार में अवस्थित है। प्राचीन काल में नालंदा की स्थापना कुमारगुप्त के द्वारा की गई। वर्तमान और आधुनिक नालंदा विश्वविद्यालय की भी स्थापना की जा चुकी है। नालंदा प्राचीन काल में एक ऐसा विश्वविद्यालय, प्रथम विश्वविद्यालय था जो आवासीय था। वर्तमान में नालंदा विश्वविद्यालय को यूनेस्को की ऐतिहासिक धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। तो इनकी शिक्षा नालंदा विश्वविद्यालय में हुई। शिक्षा के बाद कौटिल्य ने अपना अध्यापन प्रारंभ कर दिया। अध्यापन जो किया कौटिल्य ने वह भी नालंदा विश्वविद्यालय में ही किया। इसके अतिरिक्त हम देखें कि कौटिल्य गुरु भी बने, जिसका इतिहास में हम विस्तृत रूप से देखते हैं। तो कौटिल्य किसके गुरु थे? चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे। कौटिल्य की एक कृति है अर्थशास्त्र, उसके बारे में हम विस्तृत रूप से देखेंगे। इसके अतिरिक्त कौटिल्य का जो तुलना की जाती है राजनीति विज्ञान के विचारकों के दृष्टिकोण से, तो आधुनिक राजनीतिक यूरोपियन विचारक मैकियावली से कौटिल्य की तुलना की जाती है। और कौटिल्य के जो समकालीन थे वो अरस्तु थे। दोनों में अंतर है, यानी कि कौटिल्य के समकालीन, यानी कि कौटिल्य जिस समय अपने राजनीति विज्ञान के विचार प्रस्तुत कर रहा था, उसी समय यूरोप में उनके समकालीन अरस्तु अपने विचार प्रस्तुत कर रहे थे। लेकिन तुलना की बात करें तो कौटिल्य की जो अर्थशास्त्र की पुस्तक है उसके इक्विवेलेंट ही एक पुस्तक आधुनिक यूरोपियन राजनीतिक विचारक मैकियावली की द प्रिंस मानी जाती है।
तो उनकी तुलना मैकियावली से की जाती है। दोनों में अंतर है। समकालीन अरस्तु यानी कि उन्हीं के काल में यूरोप में एक विचारक थे। तुलना की बात करें तो उनके इक्विवेलेंट जो कार्य है या मैकियावली के इक्विवेलेंट जो कार्य किया वह कौटिल्य ने किया है। तो इस प्रकार से हम सामान्यतः कौटिल्य के परिचय को देखते हैं। और नेक्स्ट हम देखें कौटिल्य के अनुसार राज्य कैसा होना चाहिए। राज्य का स्वरूप क्या होना चाहिए, पहले किस प्रकार का राज्य था और अब किस प्रकार के राज्य की बात करते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य के निर्माण के लिए वो कौन से सिद्धांत अपनाना चाहिए, उस राज्य के अंतर्गत कितने अंग प्रमुखतम होना चाहिए, इसके लिए कौटिल्य ने एक सिद्धांत बताया जिसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। जैसा कि कौटिल्य के राज्य का जो प्रमुख आधार है वह दो प्रकार का बताता है। एक हॉब्स का समझौता सिद्धांत। कौटिल्य कहता है कि एक राज्य हॉब्स के समझौते सिद्धांत के आधार पर उसका निर्माण होना चाहिए। समझौता सिद्धांत हॉब्स का मतलब यह है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कहता है अपने ऊपर शासन करने का अधिकार मैं अमुक व्यक्ति को सौंप रहा हूं, बशर्ते तुम भी अपना अधिकार उसे सौंप दे। समझौता हॉब्स का समझौता सिद्धांत जनता और जनता, लोग और लोग, जनता और समुदाय के बीच होता है। इस आधार पर एक राज्य के निर्माण की बात करता है। दूसरा, एक जीवित शरीर के रूप में, जीवित शरीर के रूप में एक राज्य की कल्पना, एक राज्य के निर्माण की बात कौटिल्य कहता है। जीवित शरीर का मतलब सावयवी सिद्धांत पर आधारित। सावयवी सिद्धांत का मतलब ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक या सावयवी सिद्धांत पर आधारित एक राष्ट्र या राज्य का निर्माण किया जाए, जिसके लिए कौटिल्य 7 सिद्धांत बताता है, 7 अंग बताता है, जिसे कहा जाता है सप्तांग सिद्धांत। तो 7 अंग कौन कौन से हैं कौटिल्य के अनुसार, जिसके आधार पर प्रमुख एक राज्य का निर्माण किया जाना चाहिए और एक राज्य के लिए उन 7 अंगों का होना बहुत आवश्यक है। पहला सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत कहता है कौटिल्य कि एक स्वामी, पहला बताता है स्वामी, यानी कि एक स्वामी होना चाहिए। स्वामी को हम कह सकते हैं राजा। एक राष्ट्र या राज्य के अंतर्गत स्वामी होना चाहिए, राजा होना चाहिए। उसको वो शरीर का सिर बताता है। दूसरा बताता है कि दूसरा अंग सप्तांग सिद्धांत का आमत्य। आमत्य का मतलब मंत्री, जिसे वह आंखें बोलता है। तीसरा जनपद, जनपद यानी कि जनयुक्त भूमि। इसे जंगा
के रूप में वह संबोधित करता है। इसके अलावा चौथा जो बताता है दुर्ग। दुर्ग का मतलब किला, जिसे बाहें के रूप में वह दर्शाता है। पांचवा है कोश। यानी कि कोश का मतलब कोश धन, जिसे मुख के रूप में वह प्रदर्शित करता है, बताता है। और कोश को सबसे सर्वाधिक एक राज्य का अंग मानता है। कोश के संदर्भ में कौटिल्य का मत है कि कोश में हमेशा निरंतर वृद्धि होते रहना चाहिए। छठा बताता है सेना या बल। सेना या बल, इसका मतलब है रक्षा। रक्षा, और रक्षा को शरीर का मस्तिष्क मानता है वह। और सातवां जो है मित्र। सातवां मित्र, जो सहायता की बात करता है और शरीर का कान के रूप में वह सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत उसकी व्याख्या करता है। इस प्रकार कौटिल्य कहता है कि एक राज्य का निर्माण 7 अंगों पर आधारित होना चाहिए, जिसे वह सप्तांग सिद्धांत कहता है। उसमें एक राजा हो, जिसे वह सिर के रूप में शरीर का अंग मानता है। दूसरा अमात्य हो, जिसे मंत्री के रूप में आंखों के रूप में वो दर्शाता है। तीसरा जनपद, जो जलयुक्त भूमि के संदर्भ में जंगह के रूप में उसे प्रदर्शित करता है। चौथा दुर्ग की बात करता है। 4 प्रकार के दुर्ग बताए, किले बताए, जिसे बाहों के रूप में उसे शक्तिशाली के रूप में दर्शाता है। वही कोश, जिसे मुख के रूप में प्रदर्शित करता है। और सेना, जिसे रक्षा के रूप में, जो मस्तिष्क के रूप में वह अपने को बताता है। इसी प्रकार एक मित्र की भी बात की जाती है, जो सहायता करे, वो हमेशा कान, यानी कि वह सूचित करे, सूचना दे। इस आधार पर सप्तांग सिद्धांत की बात कौटिल्य यहां करता है। एक राज्य के सप्तांग सिद्धांत पर आधारित स्थापना के पहले, कौटिल्य के राज्य के पहले किस प्रकार का राज्य था, किस प्रकार की शासन व्यवस्था थी? तो कौटिल्य कहता है कि पूर्व की जो मत्स्य व्यवस्था है, पूर्व की जो मत्स्य व्यवस्था है, उसे समाप्त कर दिया जाए। मत्स्य व्यवस्था का मतलब, यानी कि कौटिल्य के राज्य के पूर्व जो व्यवस्था थी वो मत्स्य व्यवस्था पर आधारित थी, उसे समाप्त करने की बात कौटिल्य कहता है। मत्स्य व्यवस्था का मतलब यह है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। उस आधार पर जो व्यवस्था थी, अराजकता के आधार पर जो व्यवस्था थी, उसको समाप्त करके एक सप्त या सावेय सिद्धांत पर आधारित एक राज्य के निर्माण की बात कौटिल्य करता है। राज्य की उन्नति के लिए कौटिल्य कहता है कि कूटनीति का प्रयोग करना चाहिए, राज्य का हमेशा विस्तार करते रहना चाहिए। कौटिल्य ने एक राज्य का जो प्रकार बताया, एक शासन व्यवस्था बताई, तो हम देखते हैं वर्तमान में भी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था, संसदात्मक शासन व्यवस्था, या राजतंत्रात्मक व्यवस्था, या लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो पोषक जो था, शासन व्यवस्था का जो पोषक था, वो राजतंत्रात्मक व्यवस्था का पोषक था। लेकिन
कौटिल्य का राज्य किस प्रकार का होना चाहिए? व्यवस्था राजतंत्रात्मक होना चाहिए, यानी राजा होना चाहिए, लेकिन उसका टाइप्स जो है वो लोकतंत्रात्मक होना चाहिए, लोक कल्याणकारी होना चाहिए। लोक कल्याणकारी राज्य हो और पोषक राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित हो। दोनों की भी बात करता है कि राजा तो हो लेकिन लोक कल्याणकारी राजा हो, राजा की भलाई प्रजा के हित में ही है, यह बात कौटिल्य कहता है। राज्य को स्थापित करने के लिए कौटिल्य किस प्रकार के उद्देश्य की बात करता है? कौटिल्य कहता है कि एक राज्य लोक कल्याणकारी आधार पर होना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि एक राज्य व्यक्ति को उसके पूर्ण विकास में सहायता करे, उस पर आधारित होना चाहिए। यानी कि कौटिल्य के राज्य को स्थापित करने का उद्देश्य व्यक्ति या प्रजा के पूर्ण विकास में सहायता प्रदान करना, ऐसा कौटिल्य एक राज्य के निर्माण की बात करता है। तो हम देखें कौटिल्य का राज्य हाप्स के समझौता सिद्धांत, साव्ययी सिद्धांत, सप्तांग सिद्धांत पर आधारित राजतंत्रात्मक व्यवस्था और लोक कल्याणकारी कार्य से निहित एक राज्य की बात करता है, जिसमें मत्स्य व्यवस्था और अराजकता व्यवस्था का कोई स्थान नहीं होता है। ऐसी पूर्ववत व्यवस्था को समाप्त करके एक राज्य की स्थापना की बात कौटिल्य करता है। हम देखें कि एक राज्य में राजा किस प्रकार का होना चाहिए, इस संदर्भ में कौटिल्य ने अपने किस प्रकार के विचार प्रस्तुत किए हैं उनको देख लेते हैं। तो कौटिल्य के अनुसार राजा किस प्रकार का होना चाहिए, राजा में क्या क्या गुण होना चाहिए, एक राजा की आदर्श दिनचर्या क्या होना चाहिए, राजा की कार्य क्या होना चाहिए, इस संदर्भ में कौटिल्य ने अपने कौन कौन से विचार प्रस्तुत किए हैं और कौटिल्य ने यह विचार कहां पर प्रस्तुत किए। तो कौटिल्य ने एक राजा के संदर्भ में अध्याय 8वें में अपने विचार प्रस्तुत किए। उसके अनुसार राजा के जो गुण है, राजा के जो गुण है उसमें राजा कुलीन हो, राजा उत्साही हो, राजा में देवी बुद्धि हो, राजा दूरदर्शी हो, धार्मिक हो, हंसमुख हो, उदारभाषी हो, सत्यवादी हो और राजा का लक्ष्य सदैव ऊंचा हो। ये गुण एक राज्य में राजा के लिए कौटिल्य बताता है। राजा यानी कि राजतंत्रात्मक व्यवस्था पर आधारित है, यानी कौटिल्य एक राज्य के अंतर्गत राजतंत्रात्मक व्यवस्था को अपनाने की बात करता है। वहीं कौटिल्य ने जो आर्थिक पक्ष बताया कि एक राज्य का आर्थिक पक्ष किस प्रकार का होना चाहिए, तो कौटिल्य कहता है कि राज्य के अंतर्गत आर्थिक संचालन में जनता के समस्त आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। वहीं कौटिल्य एक राज्य में सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार की हो, इस बारे में भी बताया गया। तो कौटिल्य ने सामाजिक व्यवस्था के लिए दो आधार बताए, एक उत्तर वैदिक काल में प्रचलित वर्ण व्यवस्था, जिसमें 4 प्रकार के वर्णों की बात की गई है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की बात कही गई है। उस आधारित राज्य में सामाजिक व्यवस्था स्थापित होना चाहिए। और दूसरी आश्रम व्यवस्था की बात भी कौटिल्य करता है कि व्यक्ति के जीवन की पद्धति को 4 आश्रम व्यवस्था में विभाजित किया जाए, जिसमें
ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था, गृहस्थ आश्रम व्यवस्था, वान्य आश्रम व्यवस्था और संन्यास आश्रम व्यवस्था। इन 4 प्रकार की आश्रम व्यवस्था और पद्धति के आधार पर वर्ण व्यवस्था में विभाजित एक राज्य के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने की बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अध्याय 8 में करता है। उसके अलावा राज्य का जो हित होना चाहिए वो जन कल्याणकारी होना चाहिए, जनहितैषी होना चाहिए। राज्य के अंतर्गत जो व्यवस्था न्याय की बताता है वह 2 प्रकार के न्याय की बात करता है अरस्तु के समान। पहला वितरणात्मक न्याय और दूसरा सुधारात्मक न्याय की बात कौटिल्य अर्थशास्त्र के अंतर्गत करता है। कौटिल्य के अनुसार मंत्री परिषद की भी बात की गई है। कौटिल्य ने मंत्री परिषद की स्थापना के लिए सभी कार्य जो है एक राज्य के मंत्री परिषद की परामर्श पर आधारित होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। दूसरा, मंत्रियों की संख्या के बारे में कौटिल्य मौन है। मंत्री परिषद आवश्यकता अनुसार मंत्री की संख्या निर्धारित होना चाहिए। इस संदर्भ में आवश्यकता अनुसार होना चाहिए, कोई निश्चित संख्या कौटिल्य ने मंत्रियों की एक राज्य में राजा के अधीन कार्य करने के लिए सुनिश्चित नहीं की गई है। मंत्रणा यदि होती है राजा और मंत्री परिषद के बीच तो हमेशा मंत्रणा को गोपनीय रहने की बात कौटिल्य करता है। वर्तमान में हम देखें कि जैसे 91वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें लोकसभा और राज्यों की विधानसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन कौटिल्य ने मंत्रियों की संख्या सुनिश्चित नहीं की है। यदि राजा के आदर्श दिनचर्या की बात करें, आदर्श प्रहर की बात करें तो कौटिल्य के आदर्श प्रहर को या दिनचर्या को 8 प्रहर में बांटा गया है। तो 8 कौन कौन सी है इसको देख ले। प्रत्येक प्रहर का कार्यकाल 1.5 घंटा रखा गया है। तो उनकी जो प्रथम प्रहर है वो प्रारंभ होता है सुबह 6 से 7:30 AM के बीच। प्रत्येक कार्य को हर 1.5 घंटे के अनुसार डिवाइड किया गया। इस आधार पर पहली प्रहर जो उनकी होती है उसके अंतर्गत राजा को क्या कार्य करना चाहिए। तो कौटिल्य कहता है कि राजा को पहली प्रहर में रक्षा आय व्यय पर विचार करना चाहिए। रक्षा आय और व्यय पर विचार करने के लिए यह कालखंड होना चाहिए। एक उत्तम शासन व्यवस्था के लिए राजा को शुरुआत रक्षा और आय व्यय पर चिंतन करने के लिए होना चाहिए। दूसरा बताता है दूसरा कालखंड में जन प्रतिनिधियों से मिलने की बात करता है। जन प्रतिनिधियों से मिले। तीसरा कालखंड के अंतर्गत कौटिल्य कहता है कि ये कालखंड उसके स्नान के लिए और भोजन के लिए निर्धारित होना चाहिए और अध्ययन के लिए निर्धारित होना चाहिए। स्नान, भोजन और अध्ययन। चौथा जो कालखंड
कौटिल्य ने एक राजा के लिए बताया वह विभागीय कार्य उसके अंतर्गत होना चाहिए। तो विभागीय कार्य के लिए चौथा प्रहर की बात करता है। पांचवें प्रहर के अंतर्गत कौटिल्य मंत्रियों से परामर्श की बात करता है। छठे के अंतर्गत कुछ समय मनोरंजन के लिए। और सातवां सेना, यानी कि सेना का निरीक्षण करना। और आठवें के अंतर्गत कौटिल्य बताता है सेनापति या सैन्य विचार विमर्श। सेनापति से मिलना या सैन्य विचार विमर्श की बात करता है। इसके क्रम को याद रखिए। एक राजा के दिनचर्या को कौटिल्य ने 8 प्रहर में डिवाइड किया। प्रत्येक प्रहर का कार्यकाल 1.5 घंटा रखा। प्रत्येक प्रहर का पहला प्रहर 6 बजे से प्रारंभ 7:30 बजे तक का रखा गया, जिसके अंतर्गत रक्षा और आय व्यय की बात या उस पर चिंतन मनन विचार करने के लिए सुनिश्चित किया। दूसरा, राजा का जनप्रतिनिधियों से मिलने के लिए। तीसरा, स्नान भोजन अध्ययन करने के लिए। चौथा, विभागीय कार्य करने के लिए। पांचवा, मंत्रियों से परामर्श मंत्रणा करने के लिए। छठा, मनोरंजन, अपने लिए मनोरंजन का समय। सातवां, सेना का निरीक्षण परीक्षण करना। और अंतिम 8वां जो प्रहर है वह सेनापति या सैन्य संबंधी गतिविधियों के लिए इसको सुनिश्चित किया है। इसके अलावा यदि हम देखें कि कौटिल्य ने मंत्री परिषद में कुछ मंत्रियों के कार्यों का विभाजन भी किया गया। यहां पर हम देख चुके हैं कि मंत्रियों की संख्या सुनिश्चित नहीं की गई। जैसा कि शुक्राचार्य ने मंत्रियों की संख्या 10 बताई है कि एक राज्य के लिए 10 मंत्री होना चाहिए। वहीं महाभारत में 37 मंत्रियों की बात कही गई है। तो कौटिल्य ने किसी भी मंत्री की बात नहीं कही। उदार या आवश्यकता अनुसार मंत्रियों की संख्या सुनिश्चित करने की बात एक राजा के लिए कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई है। मंत्रियों का चयन किस आधार पर हो, इसके लिए कौटिल्य ने पहले योग्यता के आधार पर, जिसमें उत्तम, मध्यम और शूद्र को सुनिश्चित किया था। बाद में वंश परंपरा के आधार पर नियुक्ति की बात कौटिल्य करता है। कौटिल्य के अनुसार मंत्रियों के कार्यों का विभाजन की बात कही गई है, जिसमें 4 प्रकार के प्रमुख मंत्री और उनके कार्य और उनके नाम कौटिल्य ने बताए। पहला, समाहर्ता। समाहर्ता यानी कि कर संग्रह करने वाला। दूसरा बताता है कौटिल्य संधि विग्रह। यानी कि विदेशी कार्य देखने वाला। विदेश मंत्री हम आज का कह सकते हैं। तीसरा बताता है प्रादिवाक। प्रादिवाक मतलब मुख्य न्यायाधीश। और चौथा, कौटिल्य के अनुसार महाशपतालिक यानी कि सैन्याध्यक्ष या सेनापति। तो 4
प्रमुख मंत्रियों के विभाजन और उनके कार्य का विभाजन किया गया। सामान्यतः यह जोड़ी बनाने के लिए इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। समाहर्ता यानी कि कर संग्रहक, संधि विग्रहक यानी कि विदेश मंत्री, विदेशी कार्य को देखने वाला, प्रादिवाक यानी कि मुख्य न्यायाधीश, महाशब्दालिक यानी कि सेनापति या अभिलेखाकार अधिकारी भी इसे कहा जाता है। अभिलेखाकार अधिकारी। तो इस प्रकार से 4 मंत्रियों को हम यहां देख सकते हैं। कौटिल्य के अनुसार एक राज्य में जो व्यवस्थाएं होना चाहिए उसमें न्यायिक व्यवस्था किस प्रकार की हो। तो यहां पर हम देखें न्यायिक व्यवस्था। कौटिल्य कहता है कि दो प्रकार पर आधारित न्यायिक व्यवस्था होना चाहिए और वह अरस्तु की तरह ही अपने राज्य में न्यायिक व्यवस्था स्थापित करने की बात करता है। तो अरस्तु के समान अरस्तु ने भी एक आदर्श राज्य के लिए 2 तरह की न्यायिक व्यवस्था की बात की है। अरस्तु के समान ही कौटिल्य भी 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की बात करता है। एक प्रकार का वितरणात्मक न्याय, वितरणात्मक न्यायिक व्यवस्था, और दूसरी प्रकार की सुधारात्मक न्यायिक व्यवस्था। तो 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था की बात करता है। इसी प्रकार कौटिल्य 4 प्रकार के एक राष्ट्र के अंतर्गत न्यायालय की बात करता है। तो 4 प्रकार के न्यायालय की बात करता है। चार प्रकार के न्यायालय कौन कौन से? अर्थशास्त्र में भी कौटिल्य ने 4 प्रकार के न्यायालय की बात कही है। पहला बताता है जनपद संधि न्यायालय। जनपद संधि न्यायालय। दूसरा प्रकार का न्यायालय संग्रहण न्यायालय, संग्रहण न्यायालय की बात करता है। तीसरे प्रकार के न्यायालय की बात करता है द्रोणमुख। और चौथे प्रकार की न्यायालय जो बताता है वह स्थानीय न्यायालय। इस प्रकार 4 प्रकार के न्यायालय की बात करता है। 4 उद्देश्य भी बताए हैं। कौटिल्य ने 4 उद्देश्य बताए हैं। पहला है अलब्ध की प्राप्ति। अलब्ध की प्राप्ति। अलब्ध की प्राप्ति से क्या मतलब है? यानी कि अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ तो उसे कैसे प्राप्त करें। अभिष्ट का मतलब लक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ तो उसे कैसे प्राप्त किया जाए, यह उद्देश्य एक राज्य के अंतर्गत होना चाहिए। दूसरा बताता है लब्ध प्राप्ति। लब्ध प्राप्ति, अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ तो उसे कैसे प्राप्त करना चाहिए। दूसरे में कहता है लब्ध प्राप्ति, यदि प्राप्त कर लिया है, प्राप्त कर लिया है तो उसकी रक्षा कैसे करें। तीसरा
बताता है रक्षित विवर्धन। यदि रक्षा भी कर ली है, पहला बताता है प्राप्त नहीं किया है तो प्राप्त कैसे करें धन को या समृद्धि को। दूसरा लब्ध प्राप्ति यानी कि प्राप्त कर लिया है तो उसकी रक्षा कैसे करें। तीसरा रक्षित विवर्धन, रक्षा कर ली गई है, रक्षा की गई है तो उसमें बढ़ोतरी कैसे करें। और चौथा प्रकार का जो उद्देश्य बताता है विवर्धित, यदि बढ़ोतरी भी हो गई है तो उसका वितरण कैसे करें। तो चार उद्देश्य बताए, यानी क्रम से याद रखिए। अलब्ध की प्राप्ति यानी कि अभिष्ट प्राप्त नहीं हुआ तो उसे प्राप्त कैसे करें। लब्ध प्राप्ति यानी प्राप्त कर लिया है तो उसकी रक्षा कैसे करें। रक्षित विवर्धन यानी कि उसकी रक्षा कर ली है तो उसमें बढ़ाए कैसे उसे। और विवर्धित यानी कि बढ़ भी चुका है तो उसका वितरण किस आधार पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट व्यवस्था के अंतर्गत एक राज्य में विधायी निर्माण की बात कौटिल्य करता है। तो एक राज्य के अंतर्गत कानून का स्रोत क्या हो। जैसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करें तो भारत में संसदीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत कानून यानी कि संविधान और संविधान के अलावा संसद कानून का निर्माण करती है। लेकिन कौटिल्य कहता है संसदीय व्यवस्था पर आधारित नहीं, मंत्री परिषद उत्तरदायी नहीं, तो कानून का निर्माण किस आधार पर होना चाहिए, यानी कि उसका स्रोत क्या होना चाहिए। तो वो कहता है धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा, न्याय कानून के स्रोत होना चाहिए। धर्मशास्त्र, व्यवहार, प्रजा और न्याय ये कानून के स्रोत होना चाहिए। वर्तमान में जैसे संसदीय शासन प्रणाली है भारत में, जिसमें मंत्री परिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है, लेकिन कौटिल्य इस बात को खारिज करता है, सामूहिक उत्तरदायित्व को वो नकारता है। यानी सामूहिक उत्तरदायित्व की बात कौटिल्य अपने मंत्री परिषद को राजा के प्रति नहीं होना की बात इसके अंतर्गत करता है। तो सामूहिक उत्तरदायित्व नहीं होता है ऐसी बात कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में बताई है। लेकिन बेनी प्रसाद और आरसी मुजुमदार के अनुसार कानून का स्रोत कौन है। बेनी प्रसाद और आरसी मजुमदार के अनुसार कानून का स्रोत राजा ही कानून का स्रोत है। राजा ही कानून का स्रोत है, ये बात कही है बेनी प्रसाद ने, आरसी मुजुमदार ने। वहीं मंत्री परिषद और विधान निर्माण की तुलना आधुनिक भारतीय कानून व्यवस्था या विधानसभा से भिन्न है और उसका उल्लेख वर्तमान में इस प्रकार से नहीं किया गया है या नहीं किया जाता है। इसी प्रकार कोष की बात भी की गई है। एक राज्य के अंतर्गत कोष, तो कौटिल्य कहता है कि एक शक्तिशाली राज्य का प्रमुख आधार कोष होता है। शक्तिशाली राज्य का प्रमुख आधार कोष होता है। राजा को हमेशा
कोष पर ध्यान रखना चाहिए। राजा को हमेशा कोष में निरंतर वृद्धि करते रहना चाहिए। कौटिल्य कहता है कि कोष बढ़ाने के लिए कर व्यवस्था होना चाहिए, और कर व्यवस्था यानी टैक्स किस प्रकार से वसूल किया जाना चाहिए उसके लिए कौटिल्य एक उदाहरण के रूप में बताता है कि राजा को हमेशा कर वैसे ही वसूलना चाहिए जिस प्रकार माली वृक्षों से पके फल तोड़ता है। राजा को हमेशा प्रजा से कर उसी प्रकार वसूलना चाहिए जिस प्रकार माली एक वृक्ष से पके हुए फल को तोड़ता है। इस प्रकार से कर व्यवस्था एक राज्य के लिए सुनिश्चित होना चाहिए, ऐसा कौटिल्य का मानना है। राजकोष में वृद्धि करने के लिए कौटिल्य के द्वारा कुछ आधार प्रस्तुत किए हैं। कोष वृद्धि के लिए आधार, तो कौन कौन से आधार कौटिल्य ने इसके अंतर्गत बताए उस बात को हम देख लेते हैं। पहला कौटिल्य कहता है कि प्रचार समृद्धि का मतलब क्या, यानी कि आप कोष कब ले सकते हैं, जब प्रजा समृद्ध हो, प्रजा संपन्न हो, तभी कोष लिया जा सकता है। तो सबसे पहले प्रचार समृद्धि यानी कि प्रजा की समृद्धि होना चाहिए, तभी कोष में निरंतर वृद्धि हो सकती है, ऐसा कौटिल्य मानता है। दूसरा चरित्र ग्रह, यानी कि एक राज्य के अंतर्गत प्रजा का चारित्रिक विकास होना चाहिए। जब चारित्रिक विकास होगा यानी कि इथिक्स होगा, ईमानदारी होगी, सत्यनिष्ठता होगी, वस्तुनिष्ठता होगी, तभी वह एक कोष सही ढंग से संग्रहित कर सकता है। तो चारित्र ग्रह की बात कौटिल्य करता है। चोर निग्रह, तीसरा बताता है चोर निग्रह। चोर निग्रह का मतलब क्या, यदि दुष्ट जन है, दुश्मनों की राजा को शुद्धि करना चाहिए, दुष्ट जनों से राजा को राज्य से शुद्ध करना चाहिए। तो तीसरा बताता है चोर निग्रह, चोरों को हटाना चाहिए, चोरों की शुद्धि करना चाहिए, तभी कोष में वृद्धि हो सकती है। युक्त प्रतिशोध, युक्त प्रतिशोध यानी कि कर्मचारियों की सामर्थ्यता, एक राज्य के अंतर्गत सामर्थ्य कर्मचारी की नियुक्ति होना चाहिए, तभी कोष में वृद्धि ईमानदारी पूर्वक, दायित्व पूर्वक हो सकती है। पांचवा बताता है साम्य संप्रति, साम्य संप्रति का मतलब एक राज्य के अंतर्गत अन्न की वृद्धि होते रहना चाहिए, उत्पादन की वृद्धि होते रहना चाहिए, कृषि का विकास होते रहना चाहिए। तो साम्य संप्रति यानी कि अन्न की वृद्धि होगी तो प्रजा कोष देने में सामर्थ्य होगी, समृद्ध होगी। छठा बताता है पांडबाहुल्यम, पांडबाहुल्यम का मतलब एक राज्य के अंतर्गत उद्योग और धंधे और व्यापार में वृद्धि हो,
उद्योग, धंधे और व्यापार में वृद्धि को पांड बाहुल्यम के रूप में कौटिल्य दर्शाता है। सातवां है उपसर्ग प्रमोक्ष। यानी कि आपदाओं के समय कर की मुक्ति, कर से मुक्त किया जाना चाहिए। कोई आपदा विपदाएं यदि राष्ट्र राज्य के अंतर्गत आती है, उस समय प्रजा को कर से मुक्त करना चाहिए, टैक्स फ्री करना चाहिए, उसे कौटिल्य कहता है उपसर्ग प्रमोक्ष। और आठवां बताता है परिहारशयी। परिहारशयी का मतलब यह है कि आधुनिक या आर्थिक सहायता की पुनः प्राप्ति जनता से समय समय पर आर्थिक सहायता की बात भी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कर और कोष की वृद्धि के लिए बताता है। तो परिहारशयी यानी आर्थिक सहायता किससे? जनता से। किसके लिए? कोष में वृद्धि करने के लिए। इस प्रकार राजकोष में वृद्धि के लिए कौटिल्य के द्वारा 8 प्रकार के आधार एक राजा और राज्य में स्थापित करने की बात करता है। कौटिल्य के द्वारा एक राज्य में रक्षा व्यवस्था या सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होना चाहिए, उसके लिए कौन कौन से आयाम कौटिल्य ने बताए हैं। कौटिल्य कहता है कि एक राष्ट्र या एक राज्य के अंतर्गत सुरक्षा एक उसका सबसे प्रमुख और प्राथमिक कार्य है। तो प्राथमिक कार्य की बात कौटिल्य करता है कि सुरक्षा एक राज्य का प्राथमिक कार्य है। सुरक्षा को कौटिल्य राज्य का चौथा अंग मानता है। सुरक्षा को राज्य का चौथा प्रमुख अंग कौटिल्य बताता है। सुरक्षा के लिए कौटिल्य ने 4 प्रकार के दुर्ग की बात कही है। तो 4 प्रकार के दुर्ग में नंबर 1 दुर्ग जो है ओधक दुर्ग। ओधक दुर्ग यानी कि चारों तरफ से पानी की खाइयों से घिरा हो। पानी की खाइयों से घिरा हो यानी कि ऐसा दुर्ग जो चारों तरफ से पानी की खाइयों से घिरा हो, ऐसा दुर्ग स्थापित करने की बात एक राज्य में सुरक्षा हेतु कौटिल्य बताता है। दूसरा बताता है पर्वत दुर्ग। जो चारों तरफ से पर्वत से घिरा हो। तीसरा धानवन दुर्ग जो ऊसर भूमि से घिरा हो। ऊसर भूमि यानी बंजर भूमि से घिरा हो। और चौथा बताता है वन दुर्ग जो चारों तरफ से वन से या दलदल से घिरा हो। ओधक दुर्ग यानी कि चारों तरफ से पानी की खाइयों से घिरा हो, ऐसा एक किला स्थापित किया जाना चाहिए। दूसरा पर्वत यानी पर्वतों से घिरा हो। तीसरा धनवान दुर्ग यानी कि ऊसर भूमि यानी कि बंजर भूमि से घिरा हो। और चौथा बताता है वन दुर्ग जो वनों से या दलदल से घिरा हो। इसी प्रकार कौटिल्य ने एक राज्य की सुरक्षा के लिए 6 प्रकार की सेनाओं को स्थापित करने की बात भी कही है। 6 प्रकार की सेना कौन सी?
को भी हम देख लें। मौन बल, पहला बताता है मौन बल। मौन बल का मतलब नियमित सेना होना चाहिए। कुछ सेना इस प्रकार की हो कि नियमित हो, उसे वह मौन बल के नाम से बोलता है, पुकारता है। दूसरा भूत बल, यानी कि राज्य की सुरक्षा के लिए आवश्यकता अनुसार, आवश्यकता पर भूत बल यानी कि सेना को बढ़ाया जा सकता है। कौटिल्य ने सुरक्षा और रक्षा के लिए 6 प्रकार की सेना की बात अर्थशास्त्र में की है। 6 प्रकार की सेना कौन कौन सी? पहली सेना मौन बल, मौन बल का मतलब नियमित सेना रखना। दूसरा भूत बल, भूत बल का मतलब आवश्यकता अनुसार सेना को रखना, बढ़ाना, घटाना। तीसरा बताया श्रेणी बल, यानी कि राज्यों में सेनाओं का श्रेणी के आधार पर गठन करना। चौथा मित्र बल, यानी कि राजा के मित्र की सेना। पांचवा अमित्र बल, राज्य के अंतर्गत एक इस प्रकार की सेना की बात कौटिल्य करता है, उसे अमित्र बल कहते हैं। इसके अंतर्गत लूटपाट करने वाली सेना। अटवी बल, छठे प्रकार की अटवी बल। तो अटवी बल भी लूटपाट करने वाली सेना को कौटिल्य बताता है। तो 6 प्रकार की राज्य की सुरक्षा के लिए सेना स्थापित करने की बात कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत करता है। राज्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए एक राजा को 3 प्रकार के युद्ध की बात भी कौटिल्य करता है। तो 3 प्रकार के युद्ध कौन कौन से? पहला युद्ध प्रकाश युद्ध। प्रकाश युद्ध का मतलब युद्ध की घोषणा करना, यानी कि निश्चित होने पर की गई घोषणा को प्रकाश युद्ध के रूप में जाना जाता है। दूसरा कूट युद्ध, कूट युद्ध का मतलब है धोखा देकर या भय दिखाकर युद्ध करना। और तीसरा तृष्णी युद्ध, तृष्णी युद्ध का मतलब शत्रु को विश्वास में लेकर के युद्ध करना। इस प्रकार से 3 प्रकार के युद्ध की बात भी कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र के अंतर्गत राज्य की सुरक्षा और रक्षा के लिए करता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वैदेशिक संबंध। तो एक अपने राष्ट्र के सर्वोपरि हित के लिए कौटिल्य वैदेशिक संबंध के संदर्भ में 4 उपाय बताता है। 4 उपाय में साम दाम दंड भेद की बात करता है। इसके अतिरिक्त वैदेशिक संबंध के अंतर्गत किस राष्ट्र से किस प्रकार की संधि करना, या राष्ट्र के पारस्परिक संबंध स्थापित करने के लिए या राष्ट्र का व्यवस्थित संचालन करने के लिए किस प्रकार की नीति अपनाना चाहिए, उसके लिए उसने 6 प्रकार की नीति का वर्णन किया, जिसे 60 गुण नीति के नाम से जाना जाता है। तो ये देखेंगे हम 60 गुण नीति। इसके अलावा पड़ोसी राज्यों से मित्रता रखना है या शत्रुता रखना है, इसके संदर्भ में कौटिल्य ने
मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो वृहद मंडल के अंतर्गत 12 राज्यों के बारे में बताया, जिसमें 5 सामने के राज्य, 4 पश्चिम राज्य, 2 कहीं भी हो सकते हैं और 4 समूहों में इसको विभाजित किया है। इस आधार पर कौटिल्य अपने राष्ट्र का वैदेशिक संबंध स्थापित करने की बात करता है। 60 गुण नीति के अंतर्गत यदि हम देखें कि वो 6 कौन कौन सी नीति है जो संधि या नीति के आधार पर अपनाने की बात कौटिल्य करता है। पहला है संधि। संधि वाली नीति कब अपनाना चाहिए? कौटिल्य का मानना है कि शांति के लिए जब कोई गठबंधन करना हो, शांति के लिए जब कोई गठबंधन करना हो तब संधि की नीति पर राष्ट्र से अपनाना चाहिए। दूसरा विग्रह। विग्रह का मतलब कौटिल्य के अनुसार शत्रु को पहचान कर युद्ध का निर्णय करना। शत्रु को पहचान कर युद्ध का निर्णय करना विग्रह कहलाता है। तीसरी नीति बताता है यान। यान का मतलब है कि बिना युद्ध की घोषणा किए युद्ध की तैयारी करना, यान कहलाता है। इस नीति के परिपालन की बात भी कौटिल्य परराष्ट्र नीति के अंतर्गत बताता है। चौथा बताता है आसन। आसन का मतलब है कि उदासीन रहना, तटस्थ नीति यानी कि समय की प्रतीक्षा करना, समय की प्रतीक्षा करना। पांचवी नीति के अंतर्गत कौटिल्य ने बताया संश्रय। संश्रय का मतलब है अपने मित्र राजा का संरक्षण प्राप्त करना, अन्य राजा का संरक्षण प्राप्त करना। यह भी एक परराष्ट्र को पराजित करने के लिए एक स्वराष्ट्र के अंतर्गत राजा को अपनी नीति अपनाना चाहिए। और छठा बताया है द्वैधी भाव। द्वैधी भाव, द्वैधी भाव यानी कि 2 प्रकार की नीति अपनाना चाहिए। एक राजा को शांति के लिए संधि करने की बात करना चाहिए, तो दूसरे से युद्ध के लिए तत्पर रहना द्वैधी भाव कहलाता है। एक में शांति, दूसरे से युद्ध, द्वैधी भाव। इस प्रकार कौटिल्य ने 60 गुण नीति के अंतर्गत 6 प्रकार की नीति का वर्णन किया है। इसी प्रकार वैदेशिक संबंध का संचालन करने के लिए कौटिल्य ने एक मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया है। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत राज्य का और सुरक्षा का संचालन करने के लिए किस राष्ट्र से, किस पड़ोसी राज्य से शत्रुता रखना है और किस से मित्रता रखना है, इसके संदर्भ में उसने अपना मंडल सिद्धांत प्रतिपादित किया। मंडल सिद्धांत के अंतर्गत कुल 12 राज्यों की बात कौटिल्य ने कही, जिसमें 5 राज्य उसके सामने वाले होंगे, 4 राज्य पार्श्व यानी पीछे वाले होंगे, एक केंद्र राज्य होगा जिसे विजु राज्य कहा गया। विजु राज्य या विजु का मतलब यही है कि वह व्यक्ति जो विजय की आकांक्षा रखता है और अपने साम्राज्य को पड़ोसी राज्यों को मिलाकर के उसमें निरंतर वृद्धि करने की चाहत रखता है, ऐसे को विजु का नाम दिया। और 2 कहीं पर भी लेफ्ट या राइट हो सकते हैं। मंडल सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम मनु ने किया था, लेकिन इसकी विस्तृत व्याख्या कौटिल्य ने की। इसके अंतर्गत 4 समूह है, 72 प्रकृतियां हैं, उसका वर्णन कौटिल्य ने किया। और एक चार्ट के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं कि कौटिल्य कहता है कि किस राज्य या किस पड़ोसी राष्ट्र से मित्रता होती है और किस से शत्रुता होती है। विजु यानी केंद्र यानी स्वयं राजा के राज्य के संदर्भ में,
तो हम इसे देखें। केंद्र में जो होगा वो विजु गिशु राज्य होगा, उसके ऊपर सामने 5 राज्य होंगे जिसमें स्वाभाविक राज्य उसका पड़ोसी अरि होगा। अरि के पड़ोस में मित्र होगा, मित्र के पड़ोस में अरि मित्र होगा, अरि मित्र के पड़ोस में अरि मित्र अरि मित्र के पड़ोस में मित्र मित्र होगा, और अंत में 5वां जो सामने का राज्य होगा अरि मित्र मित्र। इसी प्रकार 2 राज्य या तो उसके सामने लेफ्ट में इधर हो सकते हैं या इस साइड में हो सकते हैं, जिसको कहता है मध्यम और उदासीन। इधर भी हो सकते हैं या इस साइड भी हो सकते हैं। 4 राज्य उसके पीछे की ओर होंगे। विजु गिशु के पीछे यानी पार्श्व की तरफ 4 राज्य होंगे। 4 राज्य के अंतर्गत पाषणी ग्रह, ये भी उसका स्वाभाविक पार्श्व राष्ट्र पड़ोसी होगा। पाषणी ग्रह, पाषणी ग्रह का पड़ोसी जो होगा वह आक्रांत होगा। आक्रांत का पड़ोसी जो होगा वह पाषणी ग्रहासार। पाषणी ग्रहासार का जो पड़ोसी होगा वह होगा आक्रांतासार। अब कौटिल्य के अनुसार कौन सा राज्य उसका मित्र होता है और कौन सा उसका शत्रु होता है, तो विजु गिशु का जो स्वाभाविक पड़ोसी राज्य अरि है वह उसका शत्रु होगा, शत्रु होगा। यानी कि हम इसको इस संदर्भ में लिखें कि अरि जो होगा वो विजु गिशु का स्वाभाविक पड़ोसी होगा और उसका शत्रु होगा। विजु गिशु के शत्रु का पड़ोसी यानी कि अरि का पड़ोसी विजु गिशु का मित्र होगा। तो मित्र जो है वो अरि का पड़ोसी होगा और विजु गिशु का मित्र होगा। इस प्रकार यदि अरि अरि की बात करें, अरि मित्र की बात करें, तो अरि मित्र, मित्र का पड़ोसी, मित्र का पड़ोसी और मित्र का पड़ोसी विजु गिशु का दुश्मन होगा, शत्रु होगा। तो ये विजु गिशु का शत्रु होगा। इस प्रकार मित्र मित्र की बात करें, मित्र 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 अरि मित्र का पड़ोसी होगा और विजु गिशु का शत्रु होगा। अरि मित्र का पड़ोसी और विजु गिशु का शत्रु होगा। और अरि मित्र मित्र की बात करें तो अरि मित्र मित्र जो है मित्र मित्र का पड़ोसी और विजु गिशु का मित्र होगा। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं कि जो स्वाभाविक विजु गिशु का पड़ोसी होता है वह शत्रु होता है। इसी प्रकार यदि हम देखें पार्श्व के अंतर्गत तो
ग्रह यह विषु का स्वाभाविक पड़ोसी राज्य है, इसलिए यह उसका शत्रु होगा। आक्रांत की बात करें तो आक्रांत पाशनी ग्रह की सीमा से लगा हुआ है। पाशनी ग्रह की सीमा से लगा होने के कारण यह विषु का मित्र होगा। उसके बाद पाशनी ग्रहासार की बात करें तो यह आक्रांत का पड़ोसी है। पाशनी ग्रह आक्रांत का पड़ोसी है और आक्रांतासार पाशनी ग्रह का पड़ोसी है। इसी प्रकार यदि मध्यम की बात करें तो मध्यम विषु से लगी सीमा से राज्य होता है और यह शत्रु भी हो सकता है और मित्र भी हो सकता है। इसी प्रकार उदासीन की बात करें तो उदासीन जो है सहायता भी करने के लिए तैयार होता है विषु की और विरोध करने के लिए भी तैयार होता है। इसका भी क्रम कौटिल्य ने बताया है। क्रम की बात करें तो इसे पहला नंबर दिया, अरि को 2 नंबर दिया, मध्यम को 3, उदासीन को 4, मित्र को 5, पाशनी ग्रह को 6, आक्रांत को 7, अरिमित्र को 8, मित्र को 9। उसके बाद अरिमित्र की बात करें, पाशनी ग्रहासार की बात करें तो इसे 10 नंबर और आक्रांतासार को 11 और मित्र जो 12वां उसका राज्य होगा। इस प्रकार मित्र, अरिमित्र और आक्रांत उसके पड़ोसी जो विषु के मित्र हो सकते हैं होते हैं। मध्यम और इधर से मध्यम की बात करें कहीं पर भी हो सकते हैं, तो ये विषु सीमा से लगा हुआ जस्ट राज्य होता है जो शत्रु भी हो सकता है, मित्र भी हो सकता है। उदासीन की बात करें तो उदासीन जो राज्य होता है वह सहायता भी कर सकता है और विरोध भी कर सकता है। यदि संख्यात्मक विश्लेषण किया जाए कौटिल्य के विचारधारा के संदर्भ में, संख्यात्मक विश्लेषण कौटिल्य का और उसकी राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो विचारधाराएं प्रस्तुत की है उसके संदर्भ में हम देखें, कौटिल्य के जो नाम है वो 3 है। 3 संख्या में हम उसे लिख सकते हैं। कौटिल्य के नाम 3 है। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो अधिकरण की संख्या बताई, या अधिकरण जो है उनकी संख्या 15 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो अध्याय है उनकी संख्या 150 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो विषय है उनकी संख्या 180 है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो श्लोक दिए गए उनकी संख्या 6000 है। कौटिल्य ने युद्ध की संख्या 3 बताई है, 3 प्रकार के युद्ध बताए हैं। कौटिल्य ने षाड गुण नीति के लिए 6 नीति बताई है। कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत के अंतर्गत अंगों की संख्या 7 बताई है। इसी प्रकार कौटिल्य ने दंड नीति के उद्देश्य जो है 4 बताए हैं। राजकोष में वृद्धि के आधार, 8 बताए हैं। इसी प्रकार हम देखें कि सेना के प्रकार, 6 प्रकार की सेना बताई। भ्रष्टाचार के प्रकार 40 टाइप से बताए हैं। मंत्रियों की संख्या अनिश्चित बताई है। कूटनीति के आधार
साम दाम दंड भेद 4 बताए। इसके अतिरिक्त हम देखें मंडल सिद्धांत में 12 राज्य की बात की गई, 12 राज्य की बात की गई, जिसमें 5 राज्य आगे के सामने के, 4 राज्य पार्श्व राज्य, 1 राज्य केंद्र का और 2 राज्य कहीं भी हो सकते हैं। इस प्रकार कौटिल्य का यदि संख्यात्मक विश्लेषण करें तो हम यहाँ पर ये पाते हैं।